बार बजट पर कैसा होगा जनता का रिएक्शन और साथ ही सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का बजट पर सटीक विश्लेषण। देखिए बजट 2016 29 फरवरी को दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज देता रहा है बजट से पहले बजट की जानकारी। ये जो सूची के शेयर है इनको बेच के निपटा देना चाहिए। वॉलेटिलिटी के माहौल में मैं सस्ते दाम पर गिरते हुए बाजार में शेयर बेचूं, ये कोई सेंस नहीं है और इसलिए हमें वैकल्पिक तरीके इस पे अपनाने पड़ेंगे। आवाज बताता रहा है कि क्या कर सकते हैं बजट में वित्त मंत्री। अगर क्षमता होगी तो शायद उसको मैं बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा ताकि रिकैपिटलाइजेशन से भी बैंक्स की एक क्षमता बढ़ती है। आवाज है 11 साल से नंबर 1 बजट का पूरा कवरेज देखिए आपकी अपनी भाषा में सरल तरीके से सिर्फ CNBC आवाज पर। ये CNBC आवाज पर देख रहे हैं आप बजट का मेगा कवरेज। हमको लगा था कि ये इम्तिहान जो है जेटली जी का है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 करोड़ देशवासी कल उनका इम्तिहान लेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर्स की 125 करोड़ लोगों की तरफ से जो परीक्षक हैं उनकी सबसे बड़ी टीम साफ एनालिसिस करने के लिए और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बताने के लिए मौजूद है यहाँ हमारे साथ। अनिल जी। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल टावर्स के इस बेहतरीन सेटअप पर हम बजट की महा कवरेज आपके सामने पेश कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है जो बजट के दौरान, बजट से पहले और बजट के बाद आपको तमाम बारीकियां बताएगा और साथ ही ट्रेडिंग और निवेश के बेहतरीन मौके भी। जी हाँ, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के MD और CEO नीलेश शाह, आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चेयरमैन अनिल सिंघवी, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट TP ओसवाल साहब, द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु साहब, वरिष्ठ पत्रकार TCA श्रीनिवास राघवन साहब भी हमारे साथ अब कुछ ही मिनटों में जुड़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करें हम इस दमदार पैनल के साथ बजट की। लेकिन संजय जी, इसके पहले उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, तो उस उम्मीद के पहले ये बताइए आज अपने बाजार वालों का आप क्या सलाह दे रहे हैं? बाजार आज बिल्कुल दम साधे इंतजार कर रहा है बजट का। बाजार सिर्फ एक ही चीज चाहता है बजट से, कुछ खराब मत कीजिएगा, बस ऐसा कुछ झटका मत दे दीजिए कि जो हम पहले से इतने मरे पिटे लुटे हुए हैं तो और नीचे चले जाए, नए 52 वीक लो बन जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हाथ मत लगाइए। बिल्कुल गजब का माहौल है रामदेव जी। आज सुबह जयंत सिन्हा ने कहा कि लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। बाजार कह रहा है कि हमको बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ मत करिएगा, चलने दीजिए इसी तरीके से। आपका क्या अंदाज है? तो बहुत ही कम है, वहां से एक्सपेक्टेशन जो है सब डर ये बात का है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह में कुछ बहुत ज्यादा उठाव पड़ाव मत कर देंगे। अगर 1 साल से 3 साल कर दिया तो सर दुनिया का अंत नहीं होता है, लेकिन बाकी दूसरी चीजें भी आनी चाहिए ना कि आप कम कर रहे हैं तो एसटीटी में थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए या सो आई थिंक जो भी आएगा पूरा पैकेज आएगा। तो एक चीज को ऐसा पकड़ के बोलने कोई फायदा नहीं है। क्या पता आज ऑयल $4 बढ़ जाए, FI का फ्लो पॉजिटिव हो जाए तो बजट ही अलग लगेगा बिल्कुल शाम तक। बिल्कुल बाजार की ऐसी हालत में नीलेश भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को छेड़ना नहीं चाहिए, ये कॉमन सेंस कहता है, लेकिन रैशनल कहता है कि करना चाहिए 1 साल नहीं तो कम से कम 3 साल कर दें। हम लोग इसकी वकालत करते रहे, हालांकि बाजार को इमीडिएट टर्म पे बुरा लग सकता है, लेकिन अच्छी बात है। हमारी गुजराती में एक कहावत है कि घरना छोकरा घंटी चाटे અને उपाध्याय ने आटो, मतलब घर के बच्चों को आप घंटी में जो लोट निकलता है वो खिलाओ और ब्राह्मण को आप दान कर दो। ये हमें नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव बहुत अच्छी चीज है, वो टूरिज्म में चलाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो डोमेस्टिक कैपिटल और ग्लोबल कैपिटल को साथ रखिए। जो FII मॉरिशस रूट से आते हैं उन्हें अगर सिर्फ 1 ही साल है कैपिटल गेन्स के लिए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को 3 साल क्यों कर रहे हैं? हम वैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कैपिटल को। पिछले 10 साल में हमने जितना सोना खरीदा उससे बहुत कम पैसा हमारे पास FII के थ्रू आया है। तो लेट्स गिव सेम प्रायोरिटी टू राजकोट, जयपुर एंड अहमदाबाद एज वी आर गिविंग टू टोक्यो, लंदन एंड हांगकांग। तो इस पर हमने बात की थी, आपने कहा था ये देशभक्ति वाला काम नहीं है कि $303 बिलियन यहाँ पर FII का पैसा आए
और उसके सामने $270 बिलियन का पिछले 10 साल में हम सोना खरीदें। सर, ये देशभक्ति का टेस्ट नहीं है अनिल सिंह साहब। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं नीलेश जी से सहमत करता हूँ। और एक बात और आपसे दोहराना चाहता हूँ कि हम एक इतना खौफ का माहौल कर चुके हैं कि जैसे अनिल जी ने कहा कि भाई आप कुछ मत करिए तो बहुत अच्छा। ये क्या बात है यार, ये कहाँ का बजट हो गया कि आप कुछ ना करें तो हम किस लिए वेट कर रहे हैं। और आपका इतना ये सब मतलब रामदेव और मोतीलाल की आप पूरी व्यवस्था के ऊपर ये काम करें कि कुछ ना करें तो कैसे होगा, ये तो सहमत नहीं हूँ। दूसरा सवाल जो आपने किया लॉन्ग टर्म 1 साल से 3 साल, तो ये कोई भिक्षा में थोड़ी दिया हुआ है। आप एसटीटी लगाए थे उसके हिसाब से कि देयर विल बी ए मच बेटर वे ऑफ कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, ओके। सो द होल आइडिया वाज टू कलेक्ट द टैक्स बाय द रूट ऑफ एसटीटी एंड देन यू हैव के 1 ईयर के बाद में एग्जाम कर दे। दूसरी चीज इसके अंदर आप देखें कि हर साल ये होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्यों होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि वो एग्जाम्प्टेड सिचुएशन है। एग्जाम्प्टेड कैसे है? कंपनीज आर पेइंग 22% टैक्स ऑन दैट। आज अगर आप इंडिविजुअल को भी ले लें और उनका एक बीच का हिस्सा निकालें आप कि 30% ऊपर में और 10 नीचे में, तो 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो ये कहीं से मेरे हिसाब से ये एक जो बड़ी खौफ की जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को कंफ्यूज किया गया कि जब उन्होंने कहा कि डिविडेंड इज एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। ये क्या बात हुई? आपने टैक्स काट लिया, आप टीडीएस कर लो उसके ऊपर, आप 20% डिविडेंड पे टीडीएस कर लीजिए। प्रोसेस का काम है ये। तो क्या तो मुझे ये जो अनिल जी ने कहा कि जो मार्केट ये बोल रहा है कि यार आप कुछ बोझा और मत डालिए, लाइफ शुड बी एज यूजुअल। बिल्कुल, एक्चुअली माहौल अजीब हो गया। दीपाली, मैं चाहूंगा आप बताएं कि आपकी की एक्सपेक्टेशन क्या है। इतना होप, इतनी अपॉर्चुनिटी, कमाल का माहौल बना हुआ है देश में, कमाल की एनर्जी है, तो आपके की एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ये है जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है हमारे कंट्री के अंदर, जो कि हम लोग बिकॉज टेक्सटाइल्स की बात करते हैं और हम चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो कि बाकी सब कंट्रीज में 203% है, क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बेटर उसको हम लोग लेवरेज कर सकें? आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। जो एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, आई थिंक हमारे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग में दिया है, वो मर्चेंट्स को मिल सकता है क्या? आई थिंक दीज आर दी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आई विल सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आज पर मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि 2005 जो प्री हमारा कोटा था, उस एरा से आज तक हिंदुस्तान में अगर हम देखें जो ग्रोथ हुई है खाली 11% हुई है। अगर मैं चाइना और वियतनाम को देखती हूं तो वहां 30%, बांग्लादेश 20%। तो क्या गवर्नमेंट करेगा उसके लिए? आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली ईगर टू सी। नीलेश भाई, हम सब के अलावा जो एक शख्स है बजट को बड़ी बारीकी से उनके काम के लिए उन्हें देखना है, वो डॉक्टर रघुराम राजन है। उन्होंने पिछली पॉलिसी में ये कहा मैं बजट देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे ब्याज दरें कम करनी है या नहीं करनी है। ऐसी क्या बातें वित्त मंत्री इस बजट में करें कि आज शाम को ही, नहीं तो कल शाम तक आरबीआई गवर्नर ये कहे कि चलिए रेट कट ले लीजिए। एक तो जो वित्त मंत्री ने लास्ट बजट में कहा था कि मैं फिस्कल डेफिसिट को 3.5% के आसपास लेके जाऊंगा, अगर वो फिस्कल डेफिसिट एक रिलायबल नंबर्स पे आती है तो डेफिनेटली आरबीआई के पास एक स्पेस खुल जाता है ब्याज के दरों को कम करने का। दूसरी चीज है कि आरबीआई ने तो लास्ट ईयर 125 बेसिस पॉइंट रेट काटे हैं। 15 जनवरी 2015 से लेके आज तक उन्होंने 125 बेसिस पॉइंट रेट काटे हैं और उसके बावजूद ब्याज के दरें मार्केट में ऊपर गई है। तो आरबीआई को कुछ काम लिक्विडिटी की तरफ करना है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी ये हाईलाइट किया गया है कि कुछ हद से लिक्विडिटी मिसमैनेज हुई है। एक तरफ गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं करके लिक्विडिटी टाइट कर दी है, दूसरी तरफ आरबीआई ने ओएमओ का रुख कम करके लिक्विडिटी टाइट कर दी है। तो क्लियरली जो आरबीआई है वो इस वक्त बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन को देखेगा और उसके बाद शायद वो लिक्विडिटी ईज करेंगे। जैसे दीपाली ने बताया कि ब्याज की दरें बोरोअर के हाथ में कम करनी जरूरी है और उसके लिए लिक्विडिटी आना भी जरूरी है और ऑफिशियल पॉलिसी रेट भी और कम होना जरूरी है। रामदेव जी से समझना चाहूंगा कि बात यह है कि ग्रोथ के लिए जितना अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरकार वो पैसा कहां से लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब मोटे तौर पर हमको लग रहा है कि ये बजट भारत वाला होगा, यानी गांव, गरीब, किसान, छोटे रोजगार, पर्सनल सेक्टर जैसी एक नई चीज आ सकती है जिस पर बड़ा फोकस, फिर से ब्रांडिंग होगी कि किस तरीके से माइक्रो लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए। क्या ये ऐसा फोकस और पैसा लाने की जरूरत, इस चैलेंज को कैसे मीट कर सकते हैं वित्त मंत्री? देखिए, ये जो अभी जो माहौल है इसमें ग्रोथ लाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका जो विश्व जो ये है ग्लोबल इकोनॉमी है
वो बहुत स्लो मोड में है। आप देखें यूरोप देखें, पूरा जापान देखें, सब जगह निगेटिव इंटरेस्ट रेट का माहौल है, डिफ्लेशनरी माहौल है। उसमें आपका एक्सपोर्ट्स गिर रहा है 15-20% से। 14 महीना हो गया कंटिन्यूसली आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है 15-20-22% से। उससे हो क्या रहा है, आपका 15% यदि बढ़ता है, 15% आपका एक्सपोर्ट है जीडीपी में, जब यदि 15% बढ़ता है तो आपको 2-2.5% इकोनॉमी में ग्रोथ मिलता है। अभी आपका 15% नीचे जा रहा है तो 2.5% निगेटिव है, तो गैप हो गया 5% का। तो वो 5% आपके हाथ पे है नहीं, देयर इज नो शॉर्ट टर्म मेजर फॉर दैट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको जो डोमेस्टिक जो डिमांड है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स है, डोमेस्टिक आपका सेविंग्स है, उसको वापस, मैं तो बोलूँ आप गोल्ड में बैन ही कर दो उठा के। सर सॉरी टू इंटरप्ट, कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जब बड़े चैलेंज आए हैं, खतरे आए हैं, तो हाउस होल्ड सेवर ने इस इकोनॉमी को बचाया है। वही आपके पास ये बड़ा मौका, वही बचाएंगे। अल्टीमेटली आपका घर आपके पैसे से बचने वाला है, दूसरों का पैसे नहीं बचने वाले। तो आप ये जो 600 बिलियन जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी में आपका 600 बिलियन का एनुअल सेविंग्स है, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? ठीक है, आप बाहर वालों को भी इन्वाइट करिए, उनके पैसे देयर इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अवेलेबल। तो ये जो दोनों सेविंग्स है, लोकल वर्सेस ग्लोबल, तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? आप जो डोमेस्टिक सेवर्स है, जैसे आप स्टॉक मार्केट है, इतना फियर है कि ये चला जाएगा, ट्रिपल टैक्सेशन आएगा डिविडेंड के ऊपर, कैपिटल गेन्स, ये क्या तमाशा है? अभी तो मतलब एक्चुअली ये टाइम है कि आप ऐसा कुछ फोर्स खड़ा करें कि एफआई का जो सेलिंग है, फोर्स सेलिंग है, उसके सामने आप खड़ा कर सके। आप यदि ऐसे सब बात करेंगे तो जो थोड़े बहुत जो डरे हुए जो इन्वेस्टर यहाँ खड़े हैं वो भी भाग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। ये टाइम ऐसा है कि आप इतना कुछ करें, मतलब 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लें ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहीं पर आगे बढ़ जाए पूरे। बिल्कुल। नीलेश भाई, ये जो नंबर हम लोगों ने एक बना रखा है 3.5 को टच मत करिएगा, जरा भी बढ़ गया तो बहुत खराब बात हो जाएगी, ये कितना सीरियस इशू है? लास्ट ईयर हमने खुद सामने चल के किसी के दबाव में आए बगैर ये फिस्कल रोड मैप रखा था। 3.9 FY16 का, 3.5 FY17 का, 3% FY18 का। उसके तहत ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने हमारे आउटलुक को अपग्रेड किया। उसके तहत डेट एफआई इन्वेस्टर्स ने $7.5 बिलियन इंडिया में लाए। तो कुछ हद तक हमने अपने आप को औरों से डिफ्रेंशिएट किया है, और इस वजह है कि इंडियन कैपिटल मार्केट और इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बोरोअर्स आर ऑल गेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट vis-a-vis अदर पीपल। तो हमें ये क्रेडिबिलिटी खोनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है कि ये 3.5% अचीवेबल है अगर आप अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करिए। गवर्नमेंट के पास यूटी का होल्डिंग है, वित्त मंत्री ने कहा कि मैं गिरते हुए मार्केट में क्यों बेचूं, बट आप बेचने की अनाउंसमेंट करिए, एक सही अटेम्प्ट करिए, मार्केट अपने आप भागेगा। आप उसे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करिए, आपको स्टॉक मार्केट का आज का भाव के ऊपर 25, 30, 40% प्रीमियम मिलेगा। आपके पास पावर प्रोजेक्ट्स है, रोड एसेट्स है, दुनिया में लोगों को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे पैसा डालना पड़ रहा है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार करके ये एसेट्स को लोगों को दीजिए एन्यूइटी के फॉर्म में, 2-3% पे आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत एग्रेसिव टारगेट आ गया तो भी बाजार को अच्छा नहीं लगेगा? यानी क्या हम समझें कि इस बार एक ऑल्टरनेटिव डिसइन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म जैसा वित्त मंत्री जी ने हमको बताया वो आएगा और 50,000 करोड़ वगैरह का रियलिस्टिक होगा, या 1 लाख करोड़? आपकी बात से लगता है कि 1 लाख करोड़ उठाना तो बच्चों का खेल। डिसइन्वेस्टमेंट का आज तक का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे तेजी की मार्केट हो, मंदी की मार्केट हो, हमने कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। तो जिस तरह से हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शायद कहीं पे गलत हो रहा है। हम मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सी अगर हम स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं करें उस तरीके से। अनिल सिंघवी जी, हम लोग हमेशा ये चर्चा उठाते रहे हैं कि सूटी के शेयर यानी L&T और ITC और एक्सिस बैंक, ये शेयर सरकार क्यों रखे भी है, क्या स्ट्रेटेजिक पर्पस है? ITC की टोबैको कंपनी की शेयर क्यों रखनी चाहिए कंपनी सरकार को? और हम लोग हर साल हल्ला करते हैं, हमको डांट देते हैं ये लोग। नहीं, ये तो काफी मतलब सूझी हुई बात है कि जो देवेश्वर साहब हैं, AM नाइक साहब हैं, इनका आप देखिए तो जो पावर है इनकी, उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई चर्चा का विषय नहीं है। और मैं अपना जबान और दिमाग दोनों एक ही साथ रख के काम करता हूं, तो कई बार कह चुके हैं कि टोबैको को शेयर रख के आप किस देश का भला कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज जो नीलेश जी ने कही, मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं, और असहमत इसलिए हूं कि इंटरेस्ट रेट जो घटाने की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, किसके लिए कम होना चाहिए? डिफॉल्टर्स के लिए। AAA कंपनी तो कभी बोरो नहीं करती। बोरो कौन करता है पैसा हिंदुस्तान में? आप देखें तो वो डिफॉल्टर्स करते हैं। तो जो आज के दिन पे जो रामदेव ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारा घर हम ही बचा सकेंगे।
तो आप पुअर सेवर को, जो फुटपाथ पे बेचारा आदमी है, जो जाके बैंक में डिपॉजिट लेता है, आप उसकी डिपॉजिट रेट कम करना चाहते हो? किसके लिए? और फिर आप राइट ऑफ लो उन्हीं लोगों को। आज मैं देख रहा हूं कि जो CDR स्कीम्स आ रही हैं, जो SDR आ रही है, और जो एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चालू है, सबकी डिमांड ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो देश का माहौल बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? पहले ये नहीं बताया गया कि आप इतने पैसे उठाए किस चीज के लिए। दूसरा मुद्दा एक और है जो उन्होंने 3.5% का बताया कि 3.5% इज ऑलमोस्ट कास्टेड इन स्टोन। आई डोंट अग्री ऑन दैट। अगर हमारे पास में ग्रोथ मोमेंटम लाने के लिए कुछ प्लान्स हैं तो 3.5 से भी अगर आप ज्यादा करेंगे तो कोई रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड नहीं करने वाली है, क्योंकि ग्रोथ आनी जरूरी है। जो रामदेव ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी खराब हालत में है कि हमारे लिए 7% एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 7% ले लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड कि 7-7.5 ग्रोथ हो जाएगी। एवरीवन बोलता है, वो कोई लोग तो 8% की बात करें। कहां से 8% आ जाएगी? आज अगर आप पुरानी वो सीरीज पे चले जाएं तो ग्रोथ क्या है? 5-5.5% की है। तो ये थोड़ा माहौल जो एक कर रखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आप जैसे कह रहे हैं कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज आई थिंक द की थिंग। आज अगर मैं टेक्सटाइल की बात करना चाहूं तो मैं ये कहूंगी कि आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, एंड इफ वी टॉक अबाउट दैट, मैं ये बोलूंगी कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रहा है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या हमने रूरल के साथ, नरेगा के साथ कुछ देखा है कि कहीं वहां पे हम बेनिफिट्स करें जहां पे हम ग्रोथ का मोमेंटम दें? हम मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की बात कर रहे हैं जहां पे हम FDI की आप बात कर रहे हैं कि ग्रोथ होएगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, सब होगा। बट आई थिंक द की मुद्दा ये भी है कि हमको इन्वेस्टमेंट लाना ही पड़ेगा इस कंट्री के अंदर। वो कैसे आएगा? अगर हम मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लाएं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में, बिकॉज आज अगर हम टेक्सटाइल को देखें तो इतना फ्रैगमेंटेड है मार्केट, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इसी के अंदर है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसके अंदर देखना चाहिए। नीलेश भाई, फिर ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं इसमें आप क्या कहेंगे? क्या ब्याज दरों का मुद्दा वाकई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अल्टीमेटली तो सस्ती ब्याज, सस्ता लोन आपकी बैलेंस शीट में सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में असर डालने वाला है? मैं अनिल जी से इस बात से सहमत हूं कि डिफॉल्टर के लिए ब्याज की दरें कम करें। इन दी वर्स्ट पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, बैंकिंग NPAs आर नो मोर देन 15%। तो बैलेंस 85% लोग तो भरते हैं ब्याज, वो तो डिफॉल्ट नहीं करते। उनके लिए ब्याज कम करिए। अब चाइना को देखिए, उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफिशियली $270 बिलियन है, अनऑफिशियली $350 बिलियन है। इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $18 बिलियन है। हमारे पास दुनिया में दूसरा या तीसरा कॉटन प्रोडक्शन है। स्पिनिंग कैपेसिटी दुनिया में टॉप 3 में आती है। हम फैब्रिक बनाते हैं जो सारे गारमेंट्स कंपनीज में, ज़ारा हो, कनाली हो, गैप हो, वहां पे जाती है। बट हम गारमेंट एक्सपोर्ट नहीं करते जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो उसके कई रीजंस है। उसका एक रीजन ये भी है कि आपकी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा है। और आप बता रहे थे कि हमारा टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के सिर्फ होजियरी के बराबर है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। चलिए इस नोट पर लूंगा मैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 और दमदार एक्सपर्ट जुड़ने वाले। जी हाँ, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, TK ओसवाल साहब, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार TCA राघवन साहब और MK वेणु साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज पर आप चर्चा देख रहे हैं बजट पर। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि आज उनका इम्तिहान होने वाला है, तो इम्तिहान के बाद जो परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा पैनल CNBC आवाज पर मौजूद है। बजट के पहले क्या होने वाला है ये साफ समझ लीजिए, बजट का भाषण हमारे साथ हिंदी में सुनिए, और उसके बाद बजट के जो टेकअवेज होंगे, आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेंगे, उसका क्विक सिंपल एनालिसिस हमारे विशेषज्ञों के साथ यहां पर होने जा रहा है। चर्चा के शुरू अभी जब हम ब्रेक में गए थे तो बात यह हो रही थी कि टेक्सटाइल पार्क जैसे सुझाव कि रोजगार कैसे क्रिएट हो। अभी हम चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे जॉब कैसे क्रिएट होंगे, और उसमें क्या हाउसिंग एक बहुत बड़ा ड्राइवर बना करके अरुण जेटली शायद इस बजट में लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले अनिल जी आपके साथ एक मार्केट चेक। बिल्कुल, और मार्केट इस वक्त थोड़ा सा सुस्ती के मूड में है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में। 50 अंक नीचे सेंसेक्स है, 20 अंक नीचे निफ्टी है, 7000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जो सबसे बेहतरीन तेजी दिख रही है बाजार में वो दिख रही है बैंकिंग शेयरों में, खासतौर से सरकारी बैंक। निफ्टी के 3 दिग्गज
जो सबसे ज्यादा चढ़े हैं वो तीनों ही बैंक है, SBI, BOB और PNB, यानी कि बैंक्स के लिए इस बजट में बुरा तो कुछ आ ही नहीं सकता, कम से कम लोग ये मानकर चल रहे हैं। मेटल्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, टाटा स्टील, लेकिन एक सेक्टर ऐसा दिख रहा है संजय जी मुझे, जो वो बता रहे कि बजट न्यूट्रल होगा, कुछ खास नहीं होगा, न अच्छा होगा न बुरा होगा, वो है लीकर सेक्टर, क्योंकि ये सारे स्टॉक 4-4, 5-5% गिरे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूज, यानी कि न खुशी होगी न गम होगा, तो शायद इनका कंजम्पशन पूरा हो न हो। लेकिन इस बीच हमारे 3 और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। TP ओसवाल साहब हैं, MK वेणु साहब है और TCH श्रीनिवास राघवन साहब है। ओसवाल साहब, पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। व्हाइट वाली इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही है, भाग नहीं रही है, और ब्लैक वाली ठप है। अब इस बजट में वित्त मंत्री जी क्या करने वाले हैं? ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, क्या होगा? वेल, चैलेंजेस तो काफी है, लेकिन थ्रस्ट रहेगा कि रूरल एरिया पे कुछ इंपॉर्टेंस किया जाए, क्योंकि अभी 2 साल में इलेक्शन आने वाला है, उसका मोमेंटम बनना जरूरी है। स्टेट तो इनके फेवर में दिख नहीं रहे कोई भी, तो उसके कारण इनको कुछ न कुछ ऐसी स्कीमें लानी पड़ेगी जिसका बेनिफिट पब्लिक को लार्ज एट लार्ज जाना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है वो पॉसिबल है इस बजट में, क्योंकि वित्त मंत्री एक तो एग्जम्पशन लिमिट लोग सोच रहे हैं लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री मेरा ओपिनियन तो ये एग्जम्पशन घटा देना चाहिए, 1 लाख कर देना चाहिए, और इनिशियल रेट ऑफ टैक्स 2% कर देना चाहिए 10 लाख रुपए तक का इनकम का, और एग्रीकल्चरल इनकम को 10 लाख तक की छूट दे देनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स करना चाहिए। क्यों हम वो सेक्टर को टच नहीं करना चाहते हैं? आपने जवाब खुद ही दिया सर कि चुनाव है, चुनाव के पहले किसानों पर टैक्स लगाए, पॉलिटिकल क्लास सपना भी नहीं देखना चाहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो, बट ये किसी को न किसी को तो ये टच करना पड़ेगा। ये वाला बड़ा मुश्किल है। TCA, आप क्या मानते हैं कि ये बजट एसेंशियली, हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं, ये शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी के लिए देना है, या इकोनॉमी को फिक्स करना है? हम बता रहे दुनिया भर में हालत खराब है, इंडिया स्वीट स्पॉट में है, तो फिर क्या सारे इंजन एक साथ क्यों नहीं फायर किए जा सकते इस मौके पे? प्राइमरीली तो अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई है बजट। 1970 के बाद में कोई नई बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने पहला स्पीच दिया था सेइंग हर गरीब की आंख से आंसू मिटाना एंड ऑल दैट, बट दिस टाइम डोंट फॉरगेट अगले साल यूपी में इलेक्शन है, गुजरात में भी मेरे ख्याल से इलेक्शन है, तो देयर विल बी ए वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल कंटेंट। अब वो पॉलिटिकल कंटेंट क्या होगा? आप अभी कह रहे थे कि रोजगार, जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो एक तो ये कैपिटल इंटेंसिव तरीका है, रोड बनाओ, ये करो, वो करो, ग्रामीण सड़क योजना एंड ऑल दैट। बट द अदर इज विच आई थिंक जो मिस्टर मोदी जिस पर काफी इंसिस्ट कर रहे हैं, वो है कि विलेज एंटरप्रेन्योर्स को ये मुद्रा बैंक के थ्रू छोटा छोटा क्रेडिट दे के, एक तो जेब में पैसा आ जाता है तो आदमी खुश हो जाता है। ये तो बिल्कुल कांग्रेस की ये तब पुरानी ये थी कि पैसा डालते रहो। सवाल यह है कि किस तरह से आप डालेंगे। तो आई थिंक दीज पीपल विल पुट इट थ्रू दिस मुद्रा बैंक। पर्सनल सेक्टर जिसको बोला जा रहा है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर मुद्रा बैंक को और एक्सपांड करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बीच कॉर्पोरेट्स जो जॉब्स देने में काफी कुछ मदद करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बजट के बारे में, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रियंका संभव जुड़ रही हैं, जो इस वक्त CNBC आवाज के CIA स्टूडियो में दिग्गज कॉर्पोरेट के साथ है। प्रियंका। अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिस्कल प्रूडेंस के पास में ये बजट चलेगा कि नहीं, और उसके सामने रोजगार, रूरल डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चुनौतियां हैं। इंडिया इन क्या चाहता है? मेरे साथ है 2 नाम, फिरोज खंबाटा, चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, सुमंत सिन्हा रिन्यू एनर्जी के चेयरमैन है यहाँ पर। फिरोज, आपका दिल क्या चाहता है इस बजट से? कहाँ आपकी निगाहें टिकी हुई है? आपने बता दिया, रूरल डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज विद 70% 60% पीपल लाइवलीहुड जिसका रूरल पे डिपेंड होता हो, तो रूरल पे मेन फोकस होना चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, और उसके हिसाब से मेरे लिए फूड प्रोसेसिंग को ग्रो करना बहुत जरूरी है। कि फूड प्रोसेसिंग ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, रूरल डिस्ट्रेस कम होगा, लाइवलीहुड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये GST अटका पड़ा है, वो अटका ही रहने वाला है। पर जो GST में रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म को अपने को बजट में लाने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से जो टैक्स रेट है उसको बिल्कुल कम करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेंगे, और जॉब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक खुशी आएगी। तो मेरे हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस जो आप देखिए, मिस्टर सिन्हा, आप रिन्यू पावर कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं, और सोलर एनर्जी पे ट्रस्ट रखना जरूरी है आने वाले समय में। आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि एक जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कंट्री का, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पे रखना चाहिए। अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा तो फिर आरबीआई आगे जाके इंटरेस्ट रेट और काट सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट और काटेगी तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन डिमांड फिर किक इन होगा, इन्वेस्टमेंट और ईजियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत थ्रस्ट देना ही है। रूरल तो फिरोज ने मेंशन किया ही था, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी थ्रस्ट देना चाहिए और उसमें एनर्जी, पावर सेक्टर, सोलर एनर्जी के ऊपर तो काफी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, उसको मुझे लगता है और बढ़ा देना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का। तो अनिल जी, वापस स्टूडियो आपके पास आते हैं। पूरी तरह से इंतजार है कि किस तरह का रोल आउट प्लान आज जेटली जी निकाल कर लाते। बिल्कुल, लेकिन बाजार को इस वक्त सबसे बड़ा इंतजार अगर किसी एक सेक्टर को लेकर है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। रामदेव जी, आपसे राय लेना चाहता हूं, कितना रिकैपिटलाइजेशन का फिगर आप देखना चाहते हैं इस बजट में, जिसको देखकर तबीयत खुश हो जाए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जो बाइटिंग द बुलेट बोलते हैं वो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने किया है। जो 50-60 साल से चले आ रहा था स्टफिंग अंडर द कारपेट, वो प्रॉब्लम उन्होंने रिकग्नाइज किया और ये गवर्नर साहब और सब पॉलिटिकल सेटअप मिलके उसको उन्होंने लिया है। अब आपने रिकग्नाइज तो कर लिया, तो अभी कैपिटल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सेकेंड इज द इवन बिगर प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ट्रांजिशन, कि भाई आपने जो मैनेजमेंट वीकनेस था उससे कहां से इतने प्रॉब्लम हुए, क्योंकि इसी इकोनॉमी में कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनको इतने प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग टू बी द मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी थी सबके लिए। सो एक तो रिकैपिटलाइजेशन। अब इसमें जो आप सर्वे पढ़े हैं तो उसमें दे आर ट्राइंग टू यूज द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई, वो एक बहुत स्पेसिफिक मेंशन है सर्वे में, और मेरे को लगता है ये कैपिटलाइजेशन के ऊपर पूरा सीरीज ही आने वाला है। अब वो क्या क्या आएगा और कितना इनोवेटिव होगा, कितना ग्लोबल होगा, और क्या वो सफिशिएंट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग्स हैं ये, तो उनको आपको इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। तो कितने मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विल बी द रोड मैप फॉर रिवाइवल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। टोटल पैकेज, रिकैपिटलाइजेशन, मैनेजमेंट, कंसोलिडेशन, सब कुछ आएगा उसमें, और ये सब आने के बाद ही मेरे ख्याल से गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। बिल्कुल, क्रेडिबल बैंकिंग सेक्टर प्लान बहुत ही जरूरी होगा इस बार। आई थिंक द रियल हाईलाइट विल बी बैंक, पर्टिकुलर पीएसयू बैंकिंग रिफॉर्म। 40,000 करोड़ चाहिए पहले साल में रिकैपिटलाइजेशन के लिए, और सरकार 25,000 देती है। आप उसको ठीक ठाक मान लेंगे या आपको निराशा होगी? ये तो सिर्फ फुल प्लान ना, फुल प्लान देखना होगा। करेक्ट। चलिए, तो पूरा प्लान बैंकिंग सेक्टर को लेकर किस तरह का आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल में सरकार कितना पैसा बैंक्स में डालने के लिए तैयार होती है एनपीए की समस्या सामने आने के बाद, ये सबसे अहम होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे तमाम एक्सपर्ट से कुछ और बेहतरीन इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं बजट को लेकर, उन पर करेंगे बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। बजट की महा कवरेज इस वक्त सीएनबीसी आवाज पर आप देख सकते हैं, और बाजार बजट में जाने से पहले एकदम वेट एंड वॉच वाले इस वक्त इंतजार में है कि किस तरह का आगे एक्शन होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 50 अंकों के नुकसान के साथ इस वक्त बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी पर आप 7,000 के लेवल को होल्ड करते हुए देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन बैंकिंग शेयर अब तक मजबूती बरकरार रखने में कामयाब। सीमेंट शेयरों में थोड़ी मजबूती होती हुई दिख रही है, वहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है बजट से पहले। तो कुछ अच्छी खबरों का इंतजार इस सेक्टर को भी है। फर्टिलाइजर शेयर मजबूत है इस वक्त, और वहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। कुछ रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो अच्छा कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार डायरेक्शन की तलाश में है संजय जी। बिल्कुल, बाजार डायरेक्शन इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर भारत फोकस्ड बजट है और बैंकिंग पर काम अगर बहुत पूरा कंप्लीट नहीं है तो वो थोड़ी एक दुविधा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह का डर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम दर्शकों को एक बात और बताना चाहते हैं। आजकल बड़ी चर्चा होती है कि पब्लिक डिबेट का स्तर गिरता जा रहा है, पार्लियामेंट में भी बहुत शोर होता है। तो सबसे गर्म डिबेट बजट को लेकर के
अगर आपको सुननी और समझनी है और सभ्य तरीके से, यहाँ इतनी बड़ी हॉट डिबेट हो गई अभी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्या किया जाए, सिर्फ CNBC आवाज देखिएगा, हिंदी में भाषण और साफ एनालिसिस आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। वेणु, बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, बिग बैंग रिफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन लेजिस्लेटिव लॉकजाम को आप सामने रखिए, सच्चाई है, उसको छोड़ दीजिए तो देखिए पावर में क्या किया, कोल में क्या किया, और अब प्राइवेट माइनिंग अलाउ करने जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रगति हुई है और बैंकिंग में बाइटिंग द बुलेट एक्चुअली हुआ है। हम तो बैड न्यूज छुपा करके बैठे हुए थे, तो क्यों न माना जाए कि लोअर एक्सपेक्टेशन पे हो सकता है मोदी जी, जेटली जी इस बार कुछ बिग बैंग बड़े रिफॉर्म अनाउंस कर दें। संजय, बिग बैंग एक होगा जो आप बैंकिंग शेयर्स के ऊपर जा रही है, क्योंकि बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी आजकल आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब लोगों को पता है मरेंगे नहीं, सरकार मरने नहीं देगी, तो आईसीयू से रिकवरी वार्ड में जाएंगे, तो इसलिए शेयर्स आपकी बढ़ रही है। और इस पे बिग बैंग, इस पे सर्जरी होने वाला है और एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे ख्याल से अनाउंस करेंगे। चाइना ने संजय 2003-04 में $100 बिलियन अपने बैंकिंग सेक्टर रिकैपिटलाइजेशन डाला था, और उस वक्त चाइना शायद $4-5 ट्रिलियन इकोनॉमी था। तो प्रोपोर्शनेटली देखें, आज इंडिया को कम से कम $30-40 बिलियन का एक वन टाइम करना चाहिए अनाउंस, जैसे रामदेव जी ने बोला कि रोड मैप दें। अगर ये नंबर दे दें, अगर $30-40 बिलियन इन द नेक्स्ट 2 years, आई थिंक 2 or 3 years, तो ये आप बैंकों का बहुत बड़ा एक इट विल बी सीन एज अ बिग बैंग रिफॉर्म। उसके साथ जो अनिल सिंघवी साहब बोल रहे थे, केवल वो ठीक नहीं होगा कि सब बैंकों को कैपिटलाइज करें, 5 या 6 बड़ों को करें जिनके थ्रू ये जनधन योजना वगैरह करते हैं, जो मोदी जी का एक ये मानना है कि बड़े बैंक्स के थ्रू जनधन योजना ही इंप्लीमेंट हो सकता है, छोटे बैंक से। तो छोटे बैंक्स को फिर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उनको रिकैपिटलाइज करना ठीक नहीं होगा, और उनको शायद बड़े बैंकों के में मर्ज किया जाए। अगर उस तरह का प्लान आए तो ज्यादा क्रेडिबल लगेगा। टीसीए हम लोग वही कि क्या और रिफॉर्म जीएसटी पास न होने की हालत में क्या क्या ये सरकार एक्चुअली हम लोग को सरप्राइज कर सकती है कि ये है बिग बैंग रिफॉर्म, क्या हो सकता है? टैक्स कट्स, जो लोगों को जब खुशी होती है कि जेब में थोड़ा और पैसा आ गया, द ओनली वे ऑफ डूइंग इट इज थ्रू टैक्स कट्स। टीसीए, रोकूंगा आपको, आप कह रहे हैं कि मुद्रा बैंक जैसी चीजों से पैसा दे दो तो लोगों को जब पैसा आता है तो अच्छा लगता है, टैक्स कट लोगों को अच्छा लगना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छे दिन के चक्कर में गुड फील गुड करवा दो, अच्छा एहसास करा दो और उससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? फील गुड से स्पेंडिंग बढ़ती है, तो अगर थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएं, थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड बढ़े, थोड़ा सा लोगों को जरा खुशी होए, बोथ रूरल एंड अर्बन, टोटल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए बगैर, इनका मूड ठीक किए बगैर सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग से पॉसिबल है क्या? नीलेश, आप बताइए कि खूब सरकार पैसा डाल दे, एक बार एसेट मोनेटाइजेशन वन टाइम और 1-2 लाख करोड़ रुपए उठा ले, लेकिन प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टर को नहीं लाए रास्ते पर कि आइए अब आप खर्च करिए, उसके बगैर कहां से 8% ग्रोथ की बात करेंगे? सो सरकार ऑलरेडी कमिटेड है एक्सपेंडिचर की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपया लोगों के हाथ में देगा। 7th पे कमीशन, जनरल बजट और रेलवे बजट मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया लोगों के हाथ में दे रहा है। रूरल इकोनॉमी के ऊपर कुछ न कुछ इस बजट में जरूर आएगा, वो 30-40 हजार करोड़ एडिशनल लोगों के हाथ में जाएगा। ऊपर से कैपेक्स रिवाइवल के लिए रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में भी कुछ खर्चा होगा। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कमिटेड है और थोड़ी और प्रोवाइड की जाएगी, और उस वजह से इकोनॉमी को एक सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। बिल्कुल। आज हम दर्शकों को फिर से याद दिला दें, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पीएसयू बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन हो, खराब बैंकों को बाहर कर दें, अच्छे बैंकों को पैसा लगा दें, तो हमारे जो अनिल सिंघवी जी हैं वो इससे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है क्यों इन बैंकों को रिकैपिटलाइज करें, क्यों सरा पैसा क्यों कहते हैं? 2 कारण है इनके कहने के। आप अगर इनका देखें, इनकी प्रॉब्लम क्या थी पिछले 10-15 सालों में, कि बैंकिंग करना तो भूल गए थे। जिस हिसाब से और जिस तरीके से जो एनपीए लिए, वो तो एक थैंकफुल टू गवर्नर साहब जो एक आए, जिन्होंने एक हिम्मत की और किसी की परवाह ना करते हुए एक पीछे लकड़ी लेके चल दिए, तो आज काम हुआ तो पता चला कि बैंकों की माली हालत क्या है।
तो इतनी आपको क्यों भारत सरकार की 28 बैंकें चलानी है जिसमें आपको 51% जैसे बिल्कुल कहीं खुदा ने लिख के दिया है कि 51 के नीचे आप नहीं आ सकते। आप कुछ काफी बैंकों को मर्ज करिए, जो बिल्कुल वीक बैंक हैं, जिनके सिस्टम्स प्रोसेसेस सारे उठे हुए हैं, बिल्कुल खराब हुए हैं, उनका आप रिकैपिटलाइज क्यों कर। आप मतलब इतना सिक एक पेशेंट है उसके ऊपर आप है कि खराब बैंकों को पैसे नहीं देंगे इस बार। सॉरी, खराब बैंकों को पैसे नहीं देंगे। किसने बताया कौन सी बैंक खराब है, पहले वो आइडेंटिफाई करे। और दूसरा, उन बैंकों को मर्ज क्यों नहीं कर दिया जाए। कोई स्ट्रांग बैंक है उसमें आप 2, 4, 5 बैंक है जो बिल्कुल हालत खराब है, जिनकी मर्ज कर लीजिए। क्योंकि मैं इस मुद्दे पे एक बहुत बड़ा काम है कि आप हर साल और हर बार रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। हर बार बैंक बोलते हैं अगर रिकैपिटलाइजेशन नहीं होगा तो हम लोन नहीं दे सकेंगे, हमारे हाथ बांध गए। पर आपने हाथ अपने खुद से हाथ बांध रहे हैं। इसीलिए मुद्दा अब ये आ रहा है सर, और टीसी और वेणु मैं चाहूंगा आप लोग रिएक्ट करें इस पर कि क्या सब कुछ सरकार करेगी। कहा तो गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अभी हालत ऐसी है कि सरकार को इंटरवेन करना ही पड़ेगा, पॉवर्टी एलिविएशन हो या बैंकों को बचाना हो। ये रूट ठीक है, लॉजिकल है आज के कॉन्टेक्स्ट में टीसीए। सी द बैंक्स की ओनर जो है गवर्नमेंट है, या तो आप ओनर मत रहो, बेच लो, तो फिर और कोई आके रिकैपिटलाइज करेगा। जब तक आप ओनर हो आप ही को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट आई वांट टू टेल यू 1992 में क्या हुआ था। 15,000 करोड़ डाले थे इन्होंने। पता है क्या किया था उस समय? टैक्स पेयर्स मनी डिडंट गो इनटू द बैंक्स। उन्होंने बैंक से पैसा बोरो किया और वही इक्विटी के फॉर्म में वापस डाल दिया था। सो वो अबाउ द लाइन बिलो द लाइन। अभी 2 या 3 हफ्ते पहले मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था इसी के बारे में कि इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन है जो ऑयल बॉन्ड्स के साथ में होता था, बिलो द लाइन। हाँ, तो वही करेंगे मेरे ख्याल में। मैं बट बिलो द लाइन अगर करेंगे उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि ऑयल बॉन्ड्स आपको याद होगा ऑयल कंपनी लेके उसको मार्केट में अगेंस्ट दैट वो पैसा बोरो करती थी। तो ये ऐसा नहीं कि इसका फाइनल असर नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक प्लान और एग्रेसिव आता हुआ दिखता है वेणु, वो ये कि जो पीएसयूज हैं उनको कहा जाएगा कि डिविडेंड या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओ, इन्वेस्ट करो, नहीं तो हमको ज्यादा दे दो। तो डिविडेंड सरकार ऑलरेडी लेना शुरू कर चुकी है और बड़े पैमाने पर वो एक सोर्स बनने जा रहा है इस बार के रेवेन्यू का। बिल्कुल। और संजय आप ठीक कह रहे हो। और एक और बड़ा प्लान मुझे अभी समझ में नहीं आया। अरविंद सुब्रमण्यम दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि आरबीआई को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल। उसका क्या शेप होगा मुझे पता नहीं। रघुराम राजन, ये बजट ये बजट भारत सरकार क्या करे इस पर फोकस होने के बजाय शाम तक आज डिबेट बदल जाएगी कि राजन साहब ब्याज काटो, राजन साहब ब्याज काटो। क्या ये होने जा रहा है? ये बहुत बड़ी गुत्थी, बहुत बड़ा रहस्य सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर खोलेंगे। छोटा सा ब्रेक। और बाजार पर रखिए नजर। बजट से ठीक पहले बाजार है 30 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 12 अंकों का नुकसान, लेकिन बैंक निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ दिख रहा है। 100 अंक ऊपर है इस वक्त और यहां पर शानदार खरीदारी चल रही है। एसबीआई को देखिए, ऐसे दिन बहुत कम होते हैं कि जब एसबीआई 5% बजट से पहले उछलता हुआ दिखे, यानी कि उम्मीद पूरी है कि बैंकिंग शेयरों के लिए कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, वो है रुपए की, क्योंकि रुपए की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी लेकिन थोड़ी थोड़ी रिकवरी अब रुपए में निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। 68 रुपए 62 पैसे ये है लेवल जो शुक्रवार का। तो करेंसी मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है संजय जी। बिल्कुल सर, कहा गया था कि 56 हो जाएगा लेकिन अब 70 की तरफ चला रामदेव जी। पिछले साल ऑयल ने हमको कमाल बचाया, क्या वरदान। 2 लाख कोई बोलते हैं, कोई 3 लाख करोड़ बोलते हैं। सरकार ने 2/3 रखा, 1/3 ही कंज्यूमर को दिया। एक तो हमारी ये शिकायत रहेगी एज अ कंज्यूमर। अब कह रहे हैं कि इस बार सारी स्ट्रेटजी सही हो जाएगी हमारी अगर मॉनसून ठीक हो जाए तो। आपका टेक रुपी पर इसलिए चाहिए कि एक नई अनसर्टेनिटी जोड़ रहा है क्या लाइफ में? देखिए, मेरे हिसाब से लास्ट 10-15 साल में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, वो था इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बहुत ज्यादा था हम यहाँ पर, और उसके बाद भी हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग थी। तो ये क्या हो गया कि ये फ्लो कॉम्पिटिटिव हो गया था, नॉट ट्रेड कॉम्पिटिटिव। अब इनको उसके कारण से कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब खत्म हो गए। आपके प्रेशर कुकर भी इंपोर्ट होने लगे वहां से, चाइना से। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग, इवन टेक्सटाइल में वो तकलीफ होने लगी थी। अब आपका जो करेंसी जो है वो ट्रेड कॉम्पिटिटिव हो गया। तो जब तक यहाँ का एक्सपोर्ट चलेगा नहीं, जब तक, अब देखिए अभी आप सब तरफ देखिए, ऑटोमोटिव के लिए इंडिया इज बिकमिंग द हब। We can become the automotive hub of the world, not only in 2-wheeler, 3-wheeler, but also in cars. It is low-end cars to start with. तो ये जो माहौल बनेगा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तो $352 बिलियन है,
मोस्ट कंफर्टेबल है ना. सो मेरे को ऐसा लगता है कि दे विल कीप द करेंसी वीकर इवन इफ फ्लो कम्स. सो ये जो $500 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन का रिजर्व बनाएंगे ये, और ये करेंसी को काफी ट्रेड कॉम्पिटिटिव रखेंगे, नॉट फ्लो कॉम्पिटिटिव. लेकिन कितना कमजोर, क्योंकि नीलेश भाई डर तो सबसे बड़ा यही है कि 70 के नीचे रुपया फिसला तो सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, मार पड़ेगी, एफआई सोचेंगे पैसा निकाल लो, हेज फंड बिकवाली करेंगे, तो करेंसी की कमजोरी कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? करेंसी में हमें दो चीज ध्यान में रखनी है. सितंबर 2016 में हमें $30 बिलियन की FCNRB डिपॉजिट वापस चुकानी है. तो ये जो $350 बिलियन की FX रिजर्व्स है, उसमें से कुछ पैसा उसमें यूज हो जाएगा. दूसरी चीज है, हम चाइना से आज ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $50 बिलियन की चला रहे हैं. हमारे काफी मैन्युफैक्चरर्स है जो अब ट्रेडर्स बन गए हैं. पहले वो अपनी फैक्ट्री में जाते थे, अब वो चाइना जाते हैं, वहां से माल उठा के लेके आते हैं. तो आपको ये तय करना है कि आपकी कंट्रीज को ट्रेडर की कंट्री बनानी है या मैन्युफैक्चरर की बनानी है. अगर मैन्युफैक्चरर की बनानी है तो अपनी करेंसी से उन मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सपोर्ट करना जरूरी है. वैसे भी हमारा एंटरप्रेन्योर अभिमन्यु की तरह है, फैक्ट्री लगानी है, लैंड खरीदनी है, जान निकल जाती है, उसके बाद ब्याज की दरें आसमान को छूती हुई दिखती है, उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस है, उसके बाद अब करेंसी भी अगर उसके खिलाफ गई तो बेचारा अभिमन्यु चक्र उसे बाहर कब निकलेगा. उसके बाद एग्जिट नहीं है, आपने कहा अभिमन्यु है, एग्जिट नहीं है जिसके लिए बैंक्रप्सी बिल का हमको इंतजार है कि भाई अगर बंद करना हो तो बंद करने दो कम से कम. अभी एक मतलब हमने ट्वीट देखा था जिसमें किसी ने अपनी कंपनी सिर्फ 3.5 घंटे में इंडिया में खड़ी कर दी. वाह. सो कुछ ईज ऑफ बिजनेस हो रही है, खोलने में हो रही है, बंद करने के लिए बैंक्रप्सी कोड आ जाए, काम हो जाएगा हमारा. बिल्कुल. दीपाली, मेक इन इंडिया के बारे में बात हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, उसमें एक चक्कर है कि कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं. अभी क्या हो रहा है, हम लोग एक प्रकार से ट्रेडर्स इकोनॉमी हो गए, चाइना से यहां ला करके एकदम किल कर दिया बाजार को. ऐसे में इस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को अनलॉक करने के लिए आप क्या सोचती हैं, आज मोदी जी और जेटली जी के बजट में क्या कहा जाना चाहिए? इसमें जो सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा है जो अपन एक्चुअली सबसे पहले हम लोग 7 पे कमीशन की बात करें. एक्सपेंडिचर तो हो गया, जो अगर अपन को अपने एक्सपेंडिचर कर दिया, अर्निंग कहाँ से आएगी? अर्निंग आएगी ये बड़े सेक्टर से ही आएगी जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा. सो जो मेक इन इंडिया का जो महत्व है, जो कि अगर चाह रहे हैं कि हम, जो मैं टेक्सटाइल के माध्यम से बात करूंगी, 2025 तक अगर हम $600 बिलियन की बात कर रहे हैं और 20% ग्रोथ की बात करें तो वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, जो कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड में सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसको हम लोग जॉब्स कैसे दिलाएंगे, वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट माध्यम रहेगा यहाँ पे. तो स्किल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, रूरल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्सटाइल पार्क्स की बात क्या हो रही है यहाँ पर, जो हम लोग जीरो डिफेक्ट की बात करें, मेक इन इंडिया एंड जीरो डिफेक्ट, उसके लिए जो बैक एंड में जो हमको करना है कंसोलिडेशन, वो कैसे होगा. आई थिंक यहाँ पे मैं देख रही हूँ और मुझे एक्सपेक्टेशन है इस बजट से कुछ ना कुछ आएगा डेफिनेटली. बिल्कुल. टीसीए, छोटा सवाल कि जॉब के लिए जब तक फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप एक माहौल बना पाए, तब तक मुद्रा बैंक, माइक्रो एसएमईज, उनको पैसा देना और हाउसिंग और टेक्सटाइल पार्क जैसी चीजें, ये एक पूरा ऐसा पैराडाइम बनता है क्या कि इससे जॉब शुरुआत हो जाए? बनता है, हो सकता है, बट हमको ये कॉन्सेप्ट जो है जॉब का, इससे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबली, ये 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट है. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ वर्क. लोगों को नौकरी नहीं, रोजगार दीजिए. एंड ये वर्क जो है ये कैजुअल होगा. लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, इसलिए वेजेस कम होंगी, ये सब होगा. पर ये जॉब्स की जो आइडिया है कि 365 दिन आपको नौकरी रहेगी, दिस इज ओवर. जॉब का नया कॉन्सेप्ट आ गया है. ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि पुराने तरीके से सोचना बंद करना होगा, यानी कि सरकारी नौकरी, आरक्षण, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं. शायद इस बजट में पर्सनल सेक्टर नाम का एक नई ब्रांडिंग के साथ इस बात को खोलने की कोशिश की जाएगी कि जॉब नहीं, वर्क कैसे क्रिएट किए जाए. छोटे से ब्रेक के बाद इस पर और चर्चा करेंगे.